जल्दी ओपिनियन दीजिए, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव जर्नलिज्म के दौर में रहते हैं और कभी कभी खबर अगर सही हो जाए और दूसरी जगह छप जाए तो आपकी जवाबदेही अपने अपने ऑर्गेनाइजेशंस में बनती है। और इसलिए चूंकि हम लोग इतनी तेज गति से जीवन जी रहे हैं कि हमने फिर भी कोशिश की, और देखिए हमारी जो खबर छपी वो 2 अखबारों में छपने के बाद और टेलीविजन चैनल्स में चलने के बाद शाम को हमारी खबर याद आएंगे। दिल्ली में 4 दिन तक अन्ना हजारे अनशन करते हैं। रालेगांव सिद्धि से महाराष्ट्र से एक शख्स आकर 80 साल का एक बुजुर्ग अनशन करता है जंतर मंतर पर। एक जनमत बनता है, सरकार झुकती है, एक ड्राफ्ट कमेटी बनती है, 5 सदस्य उसमें सिविल सोसाइटी की तरफ से नामित होते हैं और उसके बाद बैठक शुरू होती है और लोकपाल बिल का रास्ता साफ होता है। तभी एक सीडी बाजार में आती है, अखबारों में छपती है। उस सीडी से शांति भूषण और प्रशांत भूषण का चेहरा एक तरह से कहें उनकी विश्वसनीयता संकट में पड़ती है। उसी समय कुछ खबरें भी आती है अखबारों में, एक 66 में हुई मकान के डील की खबरें भी आती है और तमाम तरह के सवाल अचानक खड़े होने लगते हैं ड्राफ्ट कमेटी के सदस्यों पर, उनकी विश्वसनीयता पर। हम इस पर बात करेंगे और इन लोगों से सवाल पूछेंगे। अजीत ने बहुत विस्तार से सारी बात यहां पर आपको बता। अन्ना वर्सेस अदर्स, कुल मिलाकर यही तस्वीर बन रही है। जब से अन्ना के अनशन को कामयाबी मिली है, कई दलों के राजनीतिक नेता अन्ना से नाराज दिख रहे हैं। कांग्रेस कहती है, कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक है, और कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह घूम घूम कर अन्ना के अनशन और उनके सहयोगियों के बारे में तरह तरह की टीका टिप्पणी करते हैं। और इस बीच सीडी का मामला, सीडी की खबरें जिन अखबारों में छपी हैं उनमें कई अखबारों में एक हिंदुस्तान टाइम्स भी है। उनके वरिष्ठ पत्रकार पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा हमारे पास यहाँ मौजूद हैं, वो पूरा पक्ष अपना रख रहे हैं। लेकिन इस बीच हम इस बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले एक बार चलते हैं संदीप पांडे के पास। मैग्सेसे अवार्ड विनर हैं, लखनऊ से हमारे साथ है। संदीप जी, आपने सुना और आप जो बहस हो रही है वो भी आप सुन रहे हैं। जिस ढंग से 4-5 दिनों से जो तस्वीर बदल रही है, जिस ढंग से अलग अलग नेताओं के बयान आ रहे हैं, और उससे लग रहा है कि पूरा आंदोलन, कुछ लोग ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे हो, पर्दे के बाहर हो, कहीं न कहीं एक बेचैनी नेताओं में जो खदबदाहट थी वो दिखने लगी है और वो अलग अलग शक्ल में है। जैसा कि अरविंद कुछ देर पहले भी कह रहे थे, हो सकता है कुछ दिन में अरविंद केजरीवाल और तमाम लोगों के किस्से भी आने लगे। तो कहीं इनकी विश्वसनीयता का संकट भी जनमानस में हो सकता है क्या? नहीं, देखिए, समझने वाले सारी बात को समझ रहे हैं। आप देखिए कपिल सिब्बल साहब, जिन्होंने कि 2G स्पेक्ट्रम के मामले में ये कह दिया था कि 176 लाख करोड़ का जो घोटाला है उसको वो मानने को ही नहीं तैयार थे। तो इन सज्जन का बयान ऐसा आता है कि लोकपाल कानून बन जाने के बाद क्या लोगों को, बच्चों को शिक्षा मिल जाएगी, क्या लोगों को पेयजल मिल जाएगा। लेकिन याद रखिए कि इन्होंने ही शिक्षा के अधिकार का कानून बनवाया है और इस देश में समान शिक्षा प्रणाली की मांग जो 1968 से उठी है उसको लागू नहीं किया। तो शिक्षा से तो कपिल सिब्बल साहब ने इस देश के बच्चों को वंचित कर रखा है। दिग्विजय सिंह साहब कहते हैं कि अन्ना के अनशन के खर्चों की जांच होनी चाहिए, और वो कहते हैं कि लोकपाल में गैर सरकारी संगठनों और उद्योगपतियों को शामिल कीजिए। तो भाई, आपको किसने मना किया है? आप सत्ता दल से जुड़े हुए हैं, आपके 5 मंत्री हैं, आप इन सारी चीजों को करवाइए, इसमें बयानबाजी की क्या जरूरत है? तो ये जो सारा कुछ हो रहा है इसको बहुत हल्के ढंग से लिया जा रहा है और कोशिश ये है कि लोगों का ध्यान मुख्य मुद्दे से हटाया जाए। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के साथियों ने अपनी व्यक्तिगत संपत्ति को सार्वजनिक किया है, इस पूरे अनशन के खर्चे को सार्वजनिक किया गया है, तो ये बात हो सकती है कि शांति भूषण और प्रशांत भूषण की आय बहुत ज्यादा है या इस अनशन पे खर्चा बहुत ज्यादा हुआ, लेकिन वो गैर कानूनी नहीं है। जबकि ये जो नेता जो सवाल उठा रहे हैं, इनकी पूरी की पूरी राजनीति भ्रष्टाचार पे टिकी हुई है। इसमें से एक भी नेता ऐसा नहीं है जो 25 लाख रुपए की जो चुनाव लड़ने की सीमा है उसके अंदर अपना चुनाव लड़ सकता है। जी, आप सही कर रहे हैं। आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं विनोद शर्मा स्टूडियो से, लेकिन इससे पहले एक बात बता दें, दिग्विजय सिंह आज जरूर कह रहे हैं या सवाल उठा रहे हैं कि अनशन में ज्यादा खर्चा हुआ, 50 लाख खर्चा हुआ। कांग्रेस के नेता है
आज अरविंद केजरीवाल को हमने सुना, वो कह रहे थे कि उनके लिए 2G मुद्दा नहीं है, तमाम चीजों की जांच का मुद्दा नहीं है, मुद्दा यह है कि 50 लाख ज्यादा हुआ। हालांकि कांग्रेस नेताओं की जब रैलियां होती है, सम्मेलन होते हैं, लाखों करोड़ों के पुआ और पूरी कांग्रेस के कार्यकर्ता खा जाते हैं। विनोद जी को काफी अनुभव होगा, और करोड़ों रुपए की गाड़ियों में खर्च हो जाता है। और आपने देखा होगा ताल कटोरा में जब सम्मेलन होता है तो मुझे लगता है लाखों की पूरियां और गुलाब जामुन तो बाहर कबाड़ी में चला जाता है, और उनको तकलीफ इस पर हो रही है। मुझे दिग्विजय के तर्क से मैं ज्यादा इंप्रेस नहीं हूँ, लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूँ अपने मित्र जी जी, आप सिसोदिया, मनीष सिसोदिया भी है। मनीष जो अभी बात कर रहे थे कि संदीप जी कि आपने कहा कि बहुत पैसे कमाए शांति भूषण जी ने, ईमानदारी से कमाए होंगे, सही बात है, टैक्स पे करते हैं। लेकिन मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या अगर हमने करप्शन से लड़ना है तो ये जो वकील हैं इनकी जो फीस होती है उस पर कोई सीलिंग नहीं होनी चाहिए? क्योंकि राइट टू जुडिशियल रिड्रेसल मेरा फंडामेंटल राइट है, आपका भी है, और जब वो इतना महंगा हो जाएगा कि हमें और आपको उपलब्ध ना हो, और जब वकील पेश ना होने के पैसे लेने शुरू कर देंगे, और ये होता है, रिटेनर दे देती है बड़ी बड़ी कंपनीज कि वकील हमारे खिलाफ समक्ष पेश ना हो, तो क्या वो एक बड़ा सवाल नहीं बनता सर? और अगर बनता है तो फिर इस पे बहस होनी चाहिए कि नहीं? किसी की संपत्ति व्यक्तिगत 300 करोड़ रुपया का संपत्ति किसी एक व्यक्ति की एक जीवन काल में प्रोफेशनल होते हुए कमा। मैं चाहूंगा आपके सवालों का जवाब संदीप पांडे भी दें, और उससे पहले एक बार मनीष सिसोदिया जो अरविंद केजरीवाल के सहयोगी हैं। अरविंद जी, एक अहम सवाल है, उनकी पूंजी, उनकी जमा पूंजी शांति भूषण की 300 करोड़ है, चाहे वो जैसे भी अर्जित किया होगा, लेकिन मोटी फीस ली होगी, लाखों की फीस ली होगी, वकीलों की फीस का अंदाजा आपको भी है, विनोद जी उसका जिक्र भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जिसके पास 300 करोड़ की जायदाद हो, जिन पर ऐसे आरोप लगे हो, अगर वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में आगे होंगे, अन्ना के साथ होंगे, तो लोग उन पर यकीन करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, ये सारा मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कुछ तर्क गढ़े जा रहे हैं, कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं। मनीष जी की सीधा सवाल, इसका जवाब तो दीजिए आप। बोलने दीजिए जी, मैं इसका जवाब भी दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि कल को ये भी उठाया जा सकता है कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून की बात कर रहे हो, हवा में इतना पॉल्यूशन क्यों है, डॉक्टर्स इतने बेईमान क्यों है, टीचर। अरे आप सीधा सवाल पूछिए कि इस देश को भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून चाहिए कि नहीं चाहिए, लोकपाल कानून चाहिए कि नहीं चाहिए, इस पर बात करिए ना। ये सीडी प्रकरण, ये इस देश के लोग क्रिकेट खेलते रहे, मॉल्स में घूमते रहे, कुछ भी करते रहे, करें। ने एक सवाल ये है कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेगा उसकी विश्वसनीयता जरूर देखी जाएगी। वो कहते हैं ना कि पहला पत्थर वो मारे जो पापी ना हो। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना अनशन पर आए तो अनशन की विश्वसनीयता थी, अन्ना की विश्वसनीयता थी। एक लगा है गांधीवादी एक आदमी है जो गांव से आया। अब जब ऐसे लोग होते हैं तो कहीं लगता है कि लोगों के, मैं ये कह रहा हूं कि वो अच्छे वकील है, उन्होंने पैसे कमाए, अच्छी बात है। मैं एक बड़ा मुद्दा रेस कर रहा हूं, आवाज नहीं आ रही, हम चाहते हैं आप जवाब दें। बड़ा मुद्दा रेस कर रहा हूं कि भाई क्या मेरा राइट टू जुडिशियल रिड्रेसल इस सिस्टम में मुझे मिल सकता है जहां पर वकील इतने महंगे हों और जहां पर वकील उपलब्ध ना हो, क्योंकि वो पहले से ही बांध लिए जाते हैं बड़े बड़े करोड़पति सरमाएदारों द्वारा। साहब विनोद जी से मैं कहना चाहता हूं कि ये वकील भी सस्ते होने चाहिए, एजुकेशन भी सस्ती होनी चाहिए, इलाज भी सस्ता होना चाहिए, ये सारे मुद्दे हैं। लेकिन क्या इस वक्त देश के सामने ये मुद्दा नहीं है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बढ़िया कानून बने? हम बार बार क्यों भटक जाते हैं? नहीं, आप कैसे चाहिए वकील से, सर आप कैसे समझ रहे हैं कि मैं भटक रहा हूँ? मैं तो लोकपाल के खिलाफ नहीं हूँ, मैं तो चाहता हूँ जल्दी से जल्दी बने। ये मुद्दा भटकाने का मामला है। नहीं, बिल्कुल मुद्दा नहीं। आप जन लोकपाल बिल की बात करिए, जन लोकपाल बिल में क्या प्रावधान होने चाहिए इसकी बात करिए। करप्शन में बहस सर्वांगीण होगी सर। आप डेमोक्रेटिक डिबेट को यूनिडायमेंशनल नहीं बना सकते। अगर आप डेमोक्रेटिक डिबेट को यूनिडायमेंशनल बनाएंगे तो फिर आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि कल को हो सकता है कोई बहस आपकी जाती जिंदगी में बहुत अहम हो और उसको आप रेस करना चाहें और लोग कहेंगे नहीं लोकपाल पे बात करना। आप कहेंगे आप मेरे पेट में दर्द है और डॉक्टर बड़ा महंगा मुझे दवाई नहीं दे रहे हैं, तो आप कहेंगे हाँ नहीं लोकपाल की बात करो। मैं विनोद जी उनको चाहते बात कर रहे हैं। मनीष आप जवाब दें, जो विनोद शर्मा जो सवाल उठा रहे हैं हम चाहते हैं आप उसका जवाब दें। बिल्कुल,
करप्शन पे सर्वांगीण बहस होनी चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए, लेकिन अभी जब देश इस मुकाम पे खड़ा हुआ है कि हम एक बढ़िया कानून बनवा लें, सारी तरफ ये बहस चल रही है कि क्या करप्शन को, इस तरह के करप्शन को, जिसमें ये वकीलों का करप्शन, अगर वकील करप्शन करते हैं तो वो भी करप्शन आएगा, चारों तरफ के करप्शन आएंगे, स्कूलों में करप्शन होता है वो भी आएगा। क्या हम करप्शन के खिलाफ एक बढ़िया कानून ला सकते हैं? उस वक्त सारे मुद्दों को हटा के कभी सीडी का मुद्दा उठा दिया जाता है, कभी किसी मकान का मुद्दा, कभी अन्ना हजारे का मुद्दा, कभी जांच कराइए, सारी चीजों की जांच कराइए। जितने लोग करप्शन के खिलाफ बोल रहे हैं सबको एकदम नीट एंड क्लीन होना ही पड़ेगा। करप्ट लोग करप्शन के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते, वो बढ़िया कानून नहीं ला सकते। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हम मूल मुद्दे से ध्यान ना भटकाएं। इस देश में ये वक्त है कि बहस हो इस बात पे कि लोकपाल कानून में क्या होना चाहिए।